उधर यूक्रेन से छिड़ी जंग के बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया है, अपने हथियारों की ताकत दिखाई है और रूस ने दावा किया कि इन हथियारों की मदद से उसके सैनिकों ने यूक्रेन की सेना पर भीषण हमले बोले। और उन्हीं हमलों को दिखाने के लिए रूस की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इसमें रूसी सैनिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से ताबड़तोड़ रॉकेट दागते हुए नजर आए। अलग अलग इलाकों में किए गए इन हमलों में रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट की बारिश होती दिखाई दी। यही नहीं, वीडियो में रूस के सैनिकों के तोप से किए गए हमलों को भी दिखाया गया। एक जगह तो रूस के सैनिक एक साथ 3 तोपों से गोले दागते नजर आए। हालांकि रूसी सेना के वीडियो में जिन हमलों को दिखाया गया वो यूक्रेन के किन इलाकों के हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई। वहीं लुहांस्क को यूक्रेन के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले रेलवे पुल को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस रास्ते का इस्तेमाल कर रूस की सेना लुहांस्क के कुछ इलाकों पर चढ़ाई कर रही थी, इसलिए उसने पुल को ध्वस्त कर रूस की फौज को रोकने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें उस रेलवे पुल को गिराने के लिए एक साथ 2 बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि उनकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस रेलवे पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर उसने लुहांस्क में रूसी सेना को मिलने वाली मदद के रास्ते को बंद कर दिया। और इस बीच यूक्रेन के विद्रोही लड़ाकों का मारिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमले का एक वीडियो जारी किया गया है। यूक्रेन के विद्रोही लड़ाके जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और उन्होंने मारिउपोल में तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उनके निशाने पर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है, जिस पर कब्जे की जंग लंबी खिंचती जा रही है। यही वजह है कि वहां हमले और तेज कर दिए गए हैं। जिसके सामने आए वीडियो में विद्रोही लड़ाका रॉकेट लॉन्चर से स्टील प्लांट पर रॉकेट दागता दिखाई दिया। जैसे ही वो रॉकेट दाग कर पीछे की तरफ हटा, एक दूसरे लड़ाके ने अपने कंधे पर रखे लॉन्चर से एक रॉकेट स्टील प्लांट की तरफ दाग दिया। स्टील प्लांट की जिस जगह पर रॉकेट टकराया वहां धमाके के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। यही नहीं, ड्रोन से ली गई अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तस्वीर तो दिल दहला देने वाली नजर आई। वहां एक के बाद एक कई भीषण धमाके होते दिखाई दिए। एक धमाका तो इतना जोरदार था कि मानो जमीन के नीचे से ज्वालामुखी फट गया हो। बताया गया कि स्टील प्लांट के कई और हिस्सों में भी ऐसे ही जोरदार हमले किए गए। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। दावा है कि सर्वे कर रही टीम को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर इस जगह को सील कर दिया गया। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। असम और केरल में भारी बारिश की वजह से कई घर तबाह हो गए। प्रधानमंत्री मोदी बुद्ध जयंती के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे, जहां उन्होंने माया देवी मंदिर में पूजा की और अपने भाषण में राम मंदिर का भी जिक्र किया। नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन के समर्थन में डॉलर का एक नया सिक्का जारी किया। ये जानकारी यूक्रेन के सबसे बड़े बैंक नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन की तरफ से दी गई है। इसके साथ ही इस सिक्के की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये एक डॉलर का सिक्का है जिस पर यूक्रेन के झंडे के रंग साफ दिख रहे हैं। यूक्रेन के झंडे वाले रंगों के जरिए यूक्रेन को इस जंग में समर्थन देने का संदेश दिया गया है। नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर फिनलैंड और स्वीडन की राह में तुर्की रोड़ा बन गया। तुर्की ने इन दोनों देशों पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और ये बात भी सामने आई कि फिनलैंड इसी महीने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेगा। लेकिन इसमें नया मोड़ तब आ गया जब तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाते हुए उनके नेटो में शामिल होने पर ऐतराज जता दिया, जबकि तुर्की खुद नेटो का सदस्य है। मतलब ये कि रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो में ही दो फाड़ होने का खतरा मंडराने लगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि तुर्की वीटो का इस्तेमाल करके दोनों देशों को नेटो का सदस्य बनने से रोक सकता है। तुर्की के इस कदम से सीधा फायदा रूस को होगा, क्योंकि ये दोनों देश रूस के पड़ोसी हैं और अगर ये नेटो का हिस्सा बन जाएंगे तो इस सैन्य संगठन की सेना रूस के दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। और इसी वजह से रूस शुरू से ही इसका विरोध कर रहा है। यही नहीं, स्वीडन और फिनलैंड के नेटो से जुड़ने के ऐलान के बाद रूस इस दोनों देशों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे चुका है। और तो और रूस ने फिनलैंड से जुड़ी अपनी 1300 किलोमीटर की सीमा पर सेना तक तैनात कर दी। यही नहीं, पुतिन ने परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात करने की धमकी दी। लेकिन रूस की इन धमकियों के बाद भी फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होने के अपने फैसले पर अडिग रहे। इसके बाद पश्चिमी मीडिया की तरफ से ये तक दावा किया गया
कि पुतिन बौखलाहट में यूक्रेन की तरह ही फिनलैंड और स्वीडन पर हमला बोल सकते हैं, लेकिन अब तुर्की ने भी इन दोनों देशों के नेटो में शामिल होने का विरोध शुरू कर दिया। हालांकि तुर्की को अपने इस कदम से अमेरिका के नाराज होने का डर भी है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि समान विचारधारा वाले रूस के सभी पड़ोसी देश नेटो का सदस्य बने, ताकि रूस की घेराबंदी की जा सके, ताकि नेटो का सदस्य होने के बाद भी तुर्की इसके लिए राजी नहीं। असल में तुर्की के इस कदम के पीछे अपनी दलील है। उसका आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड कई आतंकी संगठन का समर्थन करते हैं, जिनमें कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी भी शामिल है, जिसके आतंकी कई साल से तुर्की पर गुरिल्ला हमला करते रह रहे हैं। और तो और 1997 में अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। यही नहीं, इस आतंकी संगठन का समर्थन करने पर अमेरिका स्वीडन को फटकार तक लगा चुका है। लेकिन तुर्की का आरोप है कि अमेरिकी फटकार के बाद भी फिनलैंड और स्वीडन इस आतंकी संगठन को हथियार मुहैया करवाते हैं। यही नहीं, इस आतंकी संगठन के सीरिया में भी कई ठिकाने हैं। लेकिन तुर्की की परेशानी यह है कि सीरिया और उसकी सीमा एक दूसरे से जुड़ी है। तुर्की का आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड की मदद पाकर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के आतंकी उसे निशाना बनाकर लगातार हमले करते हैं। इसी वजह से तुर्की सीरिया में रूस के साथ अच्छे संबंध चाहता है, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी हैं, जबकि तुर्की और सीरिया के संबंध ठीक नहीं हैं। लेकिन नेटो का सदस्य होने के बाद भी तुर्की और रूस के बीच अच्छी दोस्ती है। ऐसे में तुर्की रूस के जरिए सीरिया में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने, या यूं कहें कि इस आतंकी संगठन के खिलाफ कार्रवाई में जुटा है, ताकि आने वाले दिनों में सीरिया की तरफ से उसे किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि नेटो चीफ येंस स्टोल्टनबर्ग ये दावा कर रहे हैं कि तुर्की को मना लिया जाएगा। और इस बीच असम के न्यू हाफलोंग में आई भयंकर बाढ़ का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। दहशत से भर देने वाले ये वीडियो राज्य के न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन का है, जहां पर खड़ी एक रेलगाड़ी को मलबे ने पलट कर रख दिया। पिछले कुछ दिनों से असम में भयंकर बाढ़ की चपेट में है और ताजा वीडियो वहां के न्यू हाफलोंग स्टेशन का है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां पहाड़ों से मलबा पानी के साथ बहकर नीचे आ रहा है। पहाड़ों के पास से ही बने इस रेलवे स्टेशन पर कुछ रेलगाड़ियां खड़ी हुई दिखी, जो तेजी से आ रहे मलबे की वजह से हिलने लगी और रेलगाड़ी के कुछ डिब्बे तो पटरी से उतर गए और पलट गए। ऐसा लगा मानो स्टेशन पर खड़ी ट्रेन बीच से टूट गई हो। भयंकर बाढ़ की वजह से असम में रेलगाड़ियां ठप पड़ी हैं। रूस ने परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाली 7 इस्कंदर मिसाइलों को फिनलैंड बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन की लाख धमकियों के बाद भी फिनलैंड नेटो में शामिल होने की जिद पर अड़ा है। और उसका यह कदम पुतिन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है, क्योंकि अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बन गया तो 30 देशों वाले इस सैन्य संगठन की सेना रूस के बेहद करीब पहुंच जाएगी। यही वजह है कि फिनलैंड पर दबाव बनाने और उसे नेटो में शामिल होने से रोकने के लिए रूस ने परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाली 7 इस्कंदर मिसाइलों को फिनलैंड बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रूस के विबर्ग शहर की एक सड़क से रूसी सेना के कई भारी भरकम ट्रक गुजरते दिखे। इनमें 7 ट्रक ऐसे थे जिन पर इस्कंदर मिसाइलें थी, जो तेजी से फिनलैंड बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी। मतलब ये कि रूस ने यह ठान लिया है कि अगर फिनलैंड ने नेटो में जाने की जिद नहीं छोड़ी तो वो उस पर भी हमला करने में देर नहीं लगाएगा। क्योंकि यूक्रेन पर हमले के पीछे की सबसे बड़ी वजह नेटो ही था और फिनलैंड भी उसी की तरह इस संगठन में शामिल होने के लिए अड़ा है, जिसके बाद पुतिन ने फिनलैंड बॉर्डर पर इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर दी, जिनकी खासियत यह है कि ये परमाणु और गैर परमाणु हथियार दोनों को ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, इस्कंदर मिसाइल में 700 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है और ये 400 से 500 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इस्कंदर मिसाइल की एक और खासियत यह भी है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है और अपना रास्ता बदलकर अपने टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने आईएमएफ निदेशक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की और यूक्रेन की मदद के लिए धन्यवाद दिया। ये बैठक G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक से ठीक पहले हुई है, इसलिए इस मुलाकात को अहम भी माना जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था को संभालना मुश्किल है, लेकिन आईएमएफ की मदद की वजह से यूक्रेन की स्थिति नहीं बिगड़ी, जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन मुंह तोड़ जवाब दे रहा है।